सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया हूँ, क्योंकि इससे पहले जो अरब आक्रमण था, तुर्कों का आक्रमण था, वो ख़त्म हो गया है। अब है शुरुआत, पहला वीडियो यह दिल्ली सल्तनत का है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पहले कुछ जानेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कौन करता है यह जानेंगे। तो दिल्ली सल्तनत जो हम लोगों का स्टार्ट हुआ है वह 1206 ईस्वी से लेकर के 1226 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला है। और यह जो इसके वंश आए हैं दिल्ली सल्तनत के, कुल कितने वंश हैं इसमें? 5 वंश हैं। पांचों वंश मिल करके 320 वर्ष तक शासन करते हैं। अब वह पांचों वंश हैं कौन कौन से? तो पहला है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। यह पांचों वंश हैं। आप लोगों का एक ट्रिक बहुत अच्छा है कि एक बार जरा सा ध्यान देंगे तो हमेशा पांचों वंश याद हो जाएंगे, वो भी क्रम से। गुल खिला तुम शायद लोगे, गुल खिला तुम शायद लोगे। गुल से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश और लोगे से लोदी वंश। समय सीमा भी देखें कि लोगों की समय सीमा क्या क्या थी। गुलाम वंश कब से कब तक था, खिलजी वंश कब से कब तक था? तो गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक था। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक था। और सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक था। लास्ट में जो लोदी वंश है वह 1450 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। अब इनका समय काल देखें कि कितने कितने वर्ष तक यह सभी वंश शासन करे थे। गुलाम वंश 84 वर्ष तक शासन किया। खिलजी वंश मात्र 30 वर्ष तक शासन किया। तुगलक वंश सबसे ज़्यादा 94 वर्ष तक शासन किया। सैयद वंश 36 वर्ष तक शासन किया और लोदी वंश 76 वर्ष तक शासन किया। तो पहले नंबर पे तुगलक वंश सबसे अधिक शासन करता है, फिर लोदी वंश सबसे अधिक शासन करता है, उसके बाद लोदी नहीं है, गुलाम वंश सबसे अधिक शासन तुगलक वंश, फिर गुलाम वंश, उसके बाद लोदी वंश, फिर सैयद वंश और लास्ट में सबसे कम शासनकर्ता कौन है? वह है खिलजी वंश। यह तो सल्तनत काल की समय सीमा और उसके वंश हो गए। अब इस सल्तनत काल में सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? गुलाम वंश को। तो गुलाम वंश को किन किन नामों से जाना जाता है यह जरा जान लें। तो इसे दास वंश भी कहा जाता है, इलबारी वंश कहा जाता है, प्रारंभिक तुर्क कहा जाता है, आदि तुर्क कहा जाता है। दास वंश को ममलुक वंश कहा जाता है। ममलुक वंश अरबी भाषा है और अरबी भाषा में ममलुक वंश कौन कहा है? हबीबुल्लाह ने कहा है। ममलुक का मतलब क्या होता है? तो गुलामी के मध्य बंधन से मुक्त माता पिता से उत्पन्न संतान। जो गुलाम नहीं थे उनके जो बच्चे गुलाम बन गए हैं तो उन बच्चों को ममलुक बोला जाता है, इसलिए गुलाम वंश को ममलुक वंश कहा जाता है। गुलाम वंश के सुल्तान, अब देखें जो गुलाम वंश हम लोगों को पढ़ना है उनमें कौन कौन से सुल्तान शासन करने वाले हैं। एक राउंड फिगर में देख लें कि गुलाम वंश में पहला शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक, और यह कुतुबी वंश का है। प्रश्न पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का है? तो कुतुबी वंश का। शासनकाल कब से कब तक? 1206 से 1210 ईस्वी तक। फिर उसका पुत्र आराम शाह आता है
वह मात्र कुछ ही महीनों तक रहता है, 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक। फिर इल्तुतमिश शासन करता है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक, और यह है शमसी वंश का। रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता है, वह भी कुछ ही समय के लिए 1236 में। सुल्ताना रजिया पहली महिला शासिका 1236 से 1240 ईस्वी तक। मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक इनका शासन होता है। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी तक, और गयासुद्दीन बलबन 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक, यह बलबनी वंश के हैं। मुइजुद्दीन कैकोबाद 1287 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन होता है। और लास्ट में जो गुलाम वंश का अंतिम शासक है वह है कैमूमर्स, यह 1290 में भी कुछ समय के लिए आता है। तो ये गुलाम वंश के शासक हो गए। अब गुलाम वंश की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, इसके बारे में जान लें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यह प्रथम तुर्क शासक था भारत में, जो स्थापित करता है तुर्क राज्य। तो तुर्क राज्य इससे पहले मोहम्मद गोरी जो था वो भी स्थापित नहीं किया, उसके दास ये सब है, इन्होंने स्थापित किया। उससे पहले महमूद गजनवी था, वो तो बिल्कुल भी शासन नहीं किया यहाँ। और उससे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम आया वो भी जो है कि स्थापित नहीं कर सका। तो स्थापित करने वाला एकमात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम है, और यही तुर्क राज्य स्थापित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कहाँ हुआ है? तुर्किस्तान में हुआ है। इसके माता पिता वहीं के निवासी, अर्थात जन्म भी वहीं हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि इसके बच्चे जो है ले जाकर के बेच दिए, निसापुर बाजार में ले जाकर बेच दिए। ऐबक के जो भाई थे वह ले जाकर निसापुर बाजार में बेच दिए। खरीदा कौन? काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने इसको खरीद लिया। अच्छा, पहले क्या हुआ, जैसे कि यह खरीद तो लिए काजी जी, खरीदने के बाद गुलामों को ट्रेन किया जाता था, उनको सिखाया पढ़ाया जाता था, उनको धनुष बाण चलाना, राजनीति के कार्य सब सिखाए जाते थे उसके टैलेंट के हिसाब से। तो ऐबक भी उसी तरह सीखा, और सिखाते इसलिए थे ताकि उसको और महंगे में बेचा जा सके। तो कूफी क्या करता है, यह बेच देता है मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी इसको खरीद करके अपने साथ ले लेता है। और अब देखिए एक दूसरे को कौन कौन खरीद रहा है। मोहम्मद गोरी किसको खरीदा है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक किसको खरीदता है? इल्तुतमिश को। कब खरीदता है? 1197 ईस्वी में अनहिलवाड़ के युद्ध के बाद। और यही इल्तुतमिश था जो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बनता है, और दामाद भी है किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब इल्तुतमिश किसको गुलाम बनाता है, किसको खरीदता है? बलबन को खरीदता है। इल्तुतमिश कब? 1232 ईस्वी में। और बलबन ये भी दामाद बन जाता है किसका? इल्तुतमिश का। अब बलबन किसको खरीदता है? ये परंपरा चल रही है, एक गुलाम दूसरे गुलाम को खरीद करके उसको ट्रेन कर रहा है। नासरुद्दीन को खरीदता है और दामाद भी बना लेता है कौन? बलबन। ये तो इन लोगों की बात हो गई। अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया है, इनके बारे में एक पॉइंट जान ले, बहुत महत्वपूर्ण है कि फिरोज शाह तुगलक ने खुतबे में अपने पूर्ववर्ती दिल्ली के सभी सुल्तानों का नाम सम्मिलित किया, किंतु उनमें एकमात्र सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को सम्मिलित नहीं किया है। मतलब फिरोज शाह तुगलक जो था वह जब सिक्के
बनवाता था, तो उसमें सभी खुतबे जो तैयार किया जाता है उसमें सम्मिलित किया गया सभी शासक को, दिल्ली सल्तनत के। लेकिन एकमात्र शासक को छोड़ देता है, वह किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ध्यान होना चाहिए, क्योंकि विशेष चीज़ें जो होती है वहीं से क्वेश्चन तैयार होता है। ऐबक के बारे में और कुछ, ऐबक तुर्की भाषा है। कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक तुर्की भाषा शब्द है, और ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि कौन कौन सी मिली है? तो लाख बख्श मिला है, क्योंकि यह लाखों का दान करता था। पील बख्श इसे उपाधि मिली, क्योंकि यह हाथियों का दान करता था। हातिम दुती इसे कहा गया है। कुरान खा कहा गया है। कुरान खा कहा गया इसलिए क्योंकि वह कुरान बहुत ही सुरीले स्वर में गाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी से जो पद मिला है वह मलिक और सिपह सालार का पद मिला है, और एक पद क्या मिला है? अमीर ए आखुर का पद मिला है। तो ये तो हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का पद। गोरी के जो गुलाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कोई और गुलाम था क्या मोहम्मद गोरी का? तो देखें कि इसमें मोहम्मद गोरी के 3 मेन गुलाम होते हैं। कौन कौन? एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, और इसे काजी के पुत्र से खरीदा था यह। दूसरा ताजुद्दीन इल्दीज या एल्दौज भी कहा जाता है, इनका क्षेत्र गजनी होता है, ये भी गुलाम है मोहम्मद गोरी का। ऐबक को भारत में स्थान मिलता है, इल्दीज को गजनी मिलता है, और एक और गुलाम है नासिरुद्दीन कुबाचा, इन्हें सिंध और मुल्तान क्षेत्र मिलता है। तो ये गुलाम है, उनमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक भी है। अब ऐबक के राजनीतिक 3 चरण बनाए गए हैं, 3 काल बनाए गए, इसलिए कि हर काल में कुछ न कुछ बदलाव इसमें आया है। जैसे 1192 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक केवल प्रतिनिधि था 1206 तक, और 1206 से लेकर के 1208 तक वह भारतीय सल्तनत का मलिक और सिपह सालार बना रहा। लेकिन 1208 में इसे स्वतंत्र कर दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और 1210 तक, जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती है, स्वतंत्र भारतीय शासक के रूप में रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गद्दी पर कब बैठा? लाहौर में। तो यह 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा था। इसे स्वतंत्रता कब मिली थी? गुलाम से मुक्ति कब मिली? तो 1208 में मिली थी। वैध उत्तराधिकारी उसी समय बना था। कौन वैध बनाया था? कौन सर्टिफिकेट दिया कि अब गुलाम तुम नहीं कहे जाओगे? तो गजनी का एक शासक है महमूद ने दिया था। और जब यह वैध हो जाता है तो अपनी राजधानी बनाता है लाहौर को। भारतीय कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय प्रदेश का सूबेदार बना कब? 1192 में, जब तराइन के प्रथम युद्ध के बाद ये बना था। तराइन के प्रथम युद्ध के बाद 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है, और ऐबक सहायता करता है मोहम्मद गोरी का। उसी समय इसे भारतीय प्रदेशों में सूबेदार बना दिया जाता है। अब ऐबक एक तो तराइन के प्रथम युद्ध में सहयोग किया था, दूसरा ऐबक चंदावर के युद्ध में भी गोरी के साथ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था जयचंद के साथ। तब भी ऐबक सहयोग किया था किसका? मोहम्मद गोरी का। अगला ऐबक जो है, ऐबक यह है, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती तो शासक तो यही बनता है। अब यह चाहता कि हमारे दुश्मन कम से कम हो, सबसे मेल जोल हो जाए, अपने ऊपर जो कठिनाइयाँ है उसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक दिमाग लगाया। इसने क्या किया कि यल्दौज जो था उसकी पुत्री से विवाह कर लेता, क्योंकि यल्दौज क्या है? ये भी गुलाम है गोरी का, ये भी अपना क्षेत्र चाहेगा, हिस्सा चाहेगा, जहाँ तक मोहम्मद गोरी पहुँचा था। तो भारत में न आने पाए, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक
यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लेता है। दूसरा एक है कुबाचा, तो कुबाचा जो था ये भी गुलाम है मोहम्मद गोरी का, ये भी अपना अधिकार चाहता है भारत पर। तो ऐबक क्या करता है, अपनी बहन की शादी कुबाजा से कर देता है, यहाँ पर भी शांति हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक अपना एक उत्तराधिकारी चुनता है जो इल्तुतमिश है, और गुलाम भी है कुतुबुद्दीन ऐबक का, अपनी पुत्री से विवाह कर दामाद बना लेता है। फरिश्ता कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि अपने युग का ऐबक पुकारते थे। जब कोई बहुत बड़ा दानी बनता था तब वह अपने आप को ऐबक पुकारते थे, ऐसा फरिश्ता का कहना है। संरक्षण संरक्षण किसको दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक? हसन निजामी को दिया है और फ़क्र ए मुदब्बिर को दिया है। हसन निजामी ताजुल मासिर पुस्तक है, और फ़क्र मुदब्बिर जो है वह आदाब अल हर्ब और अल सुजाता, दो पुस्तक फ़क्र मुदब्बिर की है और हसन निजामी। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक इन दोनों को संरक्षण भी देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में जब शासन करने लगता है तो क्या क्या बनवाया था यहाँ पे? 1195 ईस्वी से 1199 ईस्वी के बीच में यह दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया, जो कि भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित यह पहली मस्जिद है। इस्लामी पद्धति में निर्मित पहली मस्जिद है कौन सी? कुब्बतुल इस्लाम। किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर? दिल्ली में। कब बनवाया था? 1195 से 1199 के बीच में। और राय पिथौरागढ़ के स्थान पर यह बना है, राय पिथौरागढ़ के स्थान पर। कहाँ पर बनाया गया था, किस स्थान पर? 27 जैन मंदिरों को तोड़कर उस स्थान पर बनाया गया था। कुतुब मीनार भी दिल्ली में बनवाया गया। कब बनवाया गया था? नींव केवल रख पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक 1199 ईस्वी में। प्रारंभ केवल नींव डलवाया था, उसके बाद ही 1230 से 1231 में इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को ऐबक तो पूरा नहीं करवा पाया, तो कौन पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कब पूरा करवाया था? 1230 से 1231 के बीच में पूरा करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। वहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय था, उस संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़वाकर उस पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है कि वह मात्र 2.5 दिन में ही बन गया था। और बंगाल में बख्तियार खिलजी जो है, बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, उसकी हत्या, उस बख्तियार खिलजी की हत्या कौन करता है? अली मर्दान खां करता है। और जब उसको लगता है कि ऐबक हमसे दूर हो गया है तो अली मर्दान खां बंगाल में स्वतंत्र शासक बन जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके ऊपर आक्रमण करता है और फिर से अपने अधीन कर लेता है, और यह हमेशा फिर अधीन ही रहता है। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ऐबक की मृत्यु अब हो जाती है 1210 ईस्वी में। कैसे मृत्यु हुई थी? तो कहा जाता है इसका चौगान खेलते समय। चौगान, चौगान एक खेल है घोड़े का, और उस घोड़े पर से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? लाहौर में। और लाहौर में ही इसे दफना दिया जाता है एक साधारण से कब्र में। उसके बाद कहा जाता है कि इसका पुत्र आराम शाह है, यह शासक बनता है कुछ महीनों के लिए 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी के बीच। लेकिन उसके बाद इसे भी हटा दिया जाता है, और दिल्ली का जो अमीर दिल्ली के हैं, अमीर सरदार थे, उन्होंने ऑफर किया था। अमीरों में एक है अली इस्माइल, इसने ऑफर किया किसको? इल्तुतमिश को, कि आप आकर के दिल्ली की सत्ता ले लीजिए। अब इल्तुतमिश उस समय बदायूं का सूबेदार था और वहां से आकर के शासक दिल्ली का बन जाता है। आराम शाह को एक युद्ध में हरा देता है,
अब एक सल्तनत का नया युग स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर, कमेंट भी जरूर करिए। धन्यवाद।